प्रैक्टिकल में भी ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, क्योंकि दो सेल यहाँ पे आपने लिया है इसलिए कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल की बात होती है विद द हेल्प ऑफ, जैसे सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो है ना, आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हाउ कैन अ पोटेंशियोमीटर बी यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। यहाँ पे दो सेल्स हैं और इसको कंपेयर करने की बात की गई। लेकिन उसी तरह से दूसरे वाले कंडीशंस में आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि एक्सप्लेन हाउ कैन अ पोटेंशियोमीटर बी यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए इस प्राइमरी सेल की, उसको कैसे आप फाइंड करोगे, तो इसके आगे वाले केस में हम समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं और यहाँ पे देख रहा हूं कि अब मैं फिर से एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। जो डायग्राम है वो आपके एनसीईआरटी के बुक में भी होगी। ये डायग्राम है, देखो इस डायग्राम और ऊपर वाले डायग्राम में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे मैंने E1 और इस जगह पे E2 लिया हुआ था, जबकि यहाँ पे E2 की जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया गया है। बाकी सारी चीजें वही हैं। देखो यहाँ पे मैं ऊपर के डायग्राम में दिखा रहा हूं, देखो ये E1 और E2 है, और लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, इस जगह पे इस बार एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स लेके आपने यहाँ पे उसके बाद गैल्वेनोमीटर से और फिर यही सेम कंडीशन N1 और N2 फाइंड करने की कोशिश की है। तो सर्किट डायग्राम में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेम चीज है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही आराम से और इंस्टेंटली आपके पास रिजल्ट मिले। ऊपर का चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको लूप वाइज लेना पड़ेगा। पहले क्या करो आप, पहले सबसे पहला कंडीशन आप यहाँ पे ये अप्लाई करो कि आप मान लो कि रेजिस्टेंस बॉक्स अभी है नहीं यहाँ पे। अगर मैं कहूं यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये सिर्फ E से कनेक्टेड होगा, और जब ये E से कनेक्टेड है तो आपके पास, जैसे ऊपर वाले कंडीशन में मैंने लूप लिया था, आपको याद होगा जो लूप मैंने लिया था, फर्स्ट लूप मैंने इस तरह का कंसीडर किया था। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं फिर से, देखो इन लूप A N1 G31 E1 A और ये रेड मार्क्स देखो N1। एक पूछनी थी सर, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर फाई क्यों है, मतलब नल क्यों है? नहीं, वो तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, यूनिट लेंथ वायर जो है, वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। क्योंकि देखो जब भी आप टच कराते हो तो हर जगह पे इसकी पोटेंशियल जो है लेंथ के अक्रॉस वेरी करती है, क्योंकि सबसे ऊपर में आपने यही लिखा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ चेंज हो रही है वायर की तो उस हिसाब से उसकी पोटेंशियल भी चेंज हो रही है। इसके प्रिंसिपल में ही है, तो कुछ न कुछ इसकी पोटेंशियल ड्रॉप होगी यूनिट लेंथ की, नल तो हो ही नहीं सकती। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को इस तरह से समझ रहे हैं, मान लो जैसे रेजिस्टेंस, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। रेजिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर वायर की लेंथ है और उसकी रेजिस्टेंस आपकी कितनी है, मान लो मैंने उसकी रेजिस्टेंस मान ली 10 ओम की है, तो 1 सेंटीमीटर जो वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस कितनी ओम की रही होगी? अगर 5 सेंटीमीटर वायर की लेंथ, 5 सेंटीमीटर जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम की है, तो उसी वायर के 1 सेंटीमीटर वायर की लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी रही होगी? 2 ओम। तो इसका मतलब आपने यूनिट लेंथ के बारे में बताया कि 1 सेंटीमीटर पे उसका रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और मीटर ब्रिज में हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिया था जिसको मैंने वहां पे रो माना था। उसी तरह से यहाँ पे आपको देखना है कि अगर मान लो पूरे उसी सेम एग्जांपल को मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूंगा कि अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ के वायर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर का क्या होगा? 2 वोल्ट। तो इसका मतलब यूनिट लेंथ की पोटेंशियल क्या होगी वायर के लिए? 2 वोल्ट की मानी जाएगी। तो इसलिए यहां पे भी आपने पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और ये लूप आपका देखो A N1 G, उसके बाद 3, और फर्स्ट केस में आपने 3 को 1 से कनेक्ट किया था, और E1 और A, यही लूप इन लूप A N1 G31 E1 A। उसी तरह से यहाँ पे भी कोई
कोई नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करना है आपको। यहाँ पे भी आप लूप लोगे। कौन सा लूप ले रहे हो? ए, और फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में ये डार्क लाइन है। डार्क लाइन मतलब आपको नल पॉइंट N1 पे मिली होगी, इसका मतलब। तो ए, और इस तरह से आपको मूव करना है, मतलब 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 एंड देन 500 समथिंग पे ये आपको नल पॉइंट मिल रहा है। तो A N1 देन G, और G के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है अब आपके पास E और फिर A। तो ये लूप आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख रहे हो कि भाई जो लूप आपने ली हुई है, तो A N1 G E A। अब देखो इसके लिए देखो, आप यहां से, चूंकि यहां से आप A से N1 तक की लेंथ को आपने फर्स्ट केस में भी L1 माना था, तो L1, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल A से N1 तक की पोटेंशियल क्या रहेगी? फाई L1 की रही होगी। जब आप N1 से G पे जा रहे हो, चूंकि N1 जो आपको पॉइंट मिला था, ये पॉइंट आपका नल डिफ्लेक्शन के लिए था, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से उसके केस में करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वहां पे पोटेंशियल क्या रही होगी? 0। तो आपकी पोटेंशियल वहां पे इतना फाई L1, दिस वन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट E लिखता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, जैसे मैंने उससे पहले वाले भी केस में माना था, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। यही सेम केस मैंने यहाँ पे भी किया था, कि इस लूप में मैंने किया था फाई L1, और मैंने बोला था गैल्वेनोमीटर से होके कोई करंट नहीं जा रही, और ये निगेटिव से टच कर रहा था E1 के, तो माइनस E1 इक्वल टू 0, तो फाई L1 इक्वल टू E1, और वहां पे हमारे पास चूंकि E1 नहीं है, E है हमारे पास डायग्राम में, इसलिए फाई L1 इक्वल टू E लिखा है मैंने। तो फर्स्ट केस आपके पास फाई L1 इक्वल टू E आ गया। नेक्स्ट केस में अगर नेक्स्ट लूप में देखोगे, नेक्स्ट लूप मतलब अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स और की दोनों लगा दिया है। जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स और की दोनों लगाओगे यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो ईएमएफ है, ईएमएफ से करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था, जब भी आपको करंट ड्रॉ होता है ईएमएफ से, बैटरी से करंट ड्रॉ होता है, तो वो ईएमएफ नहीं रह जाता, वो वोल्टेज में चेंज हो जाता है, पोटेंशियल में चेंज हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल को आप ईएमएफ बोलते हो। जब तक आपने करंट ड्रॉ नहीं किया तब तक वो ईएमएफ है, और जैसे ही आपने करंट ड्रॉ कर लिया तो वो ईएमएफ नहीं होगा, वो V बन जाएगा, वोल्टेज बन जाएगी। बिल्कुल नई बैटरी लेके आए और उसकी वोल्टेज को मेजर की, तो जब वोल्टेज जो मेजर की, मान लो बैटरी का 12 वोल्ट है, उसको वोल्ट मीटर से मेजर कर लिया, आपको 12 वोल्ट का है, तो एक्चुअल में 12 वोल्ट आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे कोई बल्ब को कनेक्ट कर देते हो, तो इसका मतलब आपने उस बैटरी से करंट लेना शुरू कर दिया है। तो अब बैटरी का वोल्टेज जो 12 वोल्ट दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, उससे कम दिखेगा। तो जब मैक्सिमम था तो वो ईएमएफ था, और जब आपने उसमें रेजिस्टेंस लगा के उससे करंट ड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब अब वो ईएमएफ नहीं रहा, अब वो उसको बोलेंगे हम लोग वोल्टेज, कि उसकी वोल्टेज इतनी है। इससे पहले वो ईएमएफ था। बिल्कुल, ईएमएफ मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हो, और जैसे ही करंट किसी सर्किट से ड्रॉ किया तो वो ईएमएफ वोल्टेज में चेंज हो जाता है। V इक्वल टू, अब हमें क्या मिलेगा, मैंने दूसरा जो नल पॉइंट मुझे मिल रहा है ये N2 पे मिल रहा है। जब आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो दूसरा नल पॉइंट मुझे N2 पे मिल रहा है। तो N2 पे जब मिलेगा तो आपको जिस तरह से ऊपर वाले इक्वेशन को आपने लिया, तो मैं मानता हूं कि A N2 जो है इसकी लेंथ L2 है, तो ऐसे केस में फाई L2 इक्वल टू आपके पास V हो जाएगी, और इसको आप सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों ही इक्वेशन को, जैसे अपने प्रीवियस वाले केस में हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 किया था, जिसके कारण कि मुझे यहाँ पे मिला था E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। तो यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड मैं 2 कर रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड मतलब E बाय V, दिस वन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा L1 बाय L2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे E1 इक्वल टू, E इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इक्वल टू होता है I R प्लस स्मॉल r, जहां स्मॉल r बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। और ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आपके पास I इंटू R। ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए। दोनों की वैल्यू को आपको यहाँ पे रखनी है, एक E की वैल्यू रखनी है, तो E इक्वल टू आप रखोगे I कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR। दिस वन इज इक्वल टू L1 बाय L2। I और I मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, तो अब आपके पास क्या रह गया,
कैपिटल आर बाय आर, इसको अलग कर देते हैं, फ्रैक्शन को अलग कर देता हूं मैं, और स्मॉल आर बाय आर, कैपिटल आर, दिस वन इज इक्वल टू L1 बाय L2। फिर R और R कैंसिल होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1, अगर आप कैंसिल करते हो ये हो गया 1 बाय स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1 को मैं L1 और L2 की तरफ लेके जाता हूं, तो कैपिटल R बाय स्मॉल r, दिस वन इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1। तो मुझे तो स्मॉल r चाहिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को बोला गया है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी, प्राइमरी सेल की, पोटेंशियोमीटर के थ्रू। तो स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी यहां से L1 माइनस L2 बाय L, एलसीएम मैं ले रहा हूं यहां पे बाय L2, और ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का इनटू में R कर दो कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला आपको दे देता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप सेल का कनेक्शन ध्यान में रखो। देखो सेल का कनेक्शन क्या है, ये जो आप ऊपर में ये देख रहे हो ये वाला E1 और E2, तो सेल जो अगर इस तरह से कनेक्टेड होता है, सेल का पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब सेल क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसे ही तो कनेक्ट होता है कि पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये अगर इस तरह का कनेक्शन है, इसका मतलब ये सेल जो है सीरीज में है कनेक्टेड, सीधा कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पे आप E1 प्लस E2 इसको लोगे, और यहाँ पे देखो उल्टा कनेक्शन है, नीचे इसके ठीक बगल वाले में देखो E1 ये प्लस माइनस, फिर माइनस, और ये बड़ा वाला जो ये प्लस, तो उल्टा कनेक्शन है। इसका मतलब इसको आप E1 माइनस E2 ले सकते हो। नॉर्मली सॉल्व करने के समय में आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हो कि आप लिखते हो कि जी E1 प्लस E2 इक्वल टू 300 और E1 माइनस E2 इक्वल टू 120। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, तो V इक्वल टू हो जाएगा K इंटू L। इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली बात यहाँ पे हो गई। अगर मैं यहाँ पे E1 और E2 की बात करूं तो E1 प्लस E2 जो है वो आपको मिल रहा है 300 के, ये V है और ये L है, और ये देखो K को भी मैंने लिया है साथ में। और जहां तक दूसरी बात है कि E1 माइनस E2 की बात कर लें तो ये होगा आपका 120K। तो K लेना जरूरी है क्योंकि ये कांस्टेंट है आपका, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। अब आप दोनों को जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने पर आपके पास आ रहा है 2E1 इक्वल टू 420K, ठीक है। तो यहां से आपने सॉल्व करके निकाल लिया कि E1 जो है आपके पास 210K है, और E2 जो है, E2 अगर आप वैल्यू रख रहे हो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में E1 प्लस E2 इक्वल टू 300K, तो E2 यहां से आपके पास आपको मिल रहा है, ये देखो E2 इक्वल टू 90K, तो मिल गया। K को अभी भी मैंने ले रखा है, इसको छोड़ा नहीं है। अब बात दूसरे पॉइंट की कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास डिस्कस करने का है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फॉर द सेल E1, E1 के लिए नल पॉइंट। तो E1 के लिए मैंने क्या निकाला है, E1 के लिए मैंने निकाला है E1 इक्वल टू 210K। तो E1 इक्वल टू आपके पास L1K, E1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा L1 इंटू K। तो L1 इक्वल टू हो गया E1 अपॉन में K। तो E1 की वैल्यू 210 है, तो 210K E1 की वैल्यू लिखी, और नीचे K था भी, तो आपने L1 का जो नल पॉइंट निकालना था वो आपके पास मिल रहा है यहाँ पे 210 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब 120 और 300 के बीच में L1 का आपको नल पॉइंट जो EMF पहले बैटरी के लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है।